शानदार कार्यक्रम के लिए और हमारे बीच हमारे पुरखों की प्रतिमाओं का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं और हमारे बीच आप सब मेरे साथी, सहपाठी, माताएं, बहनें और जनप्रतिनिधियों में नमस्कार करता हूं। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, ये विश्व आदिवासी दिवस किस लिए मनाया जाने लगा, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है इसका, ये सब जानने के लिए ये बौद्धिक सत्व का कार्यक्रम होता है कि आप सब हम सब मिलजुल सके। साथियों, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है आप सबको कि कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी विश्व आदिवासी दिवस को सिर्फ नाचने कूदने का प्रोग्राम बना के रख दिया है। साथियों, ये बहुत गंभीर वाली सोच है। इस युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि नाचने कूदने के लिए तो भगोरिया भी होता है, शादियां भी होती है और मरने पर भी हम तो नाचते कूदते हैं। लेकिन इस विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाने लगा, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। साथियों, वर्तमान समय में आदिवासी नष्ट होता जा रहा है। दीपक भाई ने बताया था कि आदिवासी को आदिवासी क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, मालूम है आप सबको? आदिवासी को आदिवासी इसलिए कहते थे क्योंकि ये हमारा पेरवास था, ये हमारा पेरवास था, हमारी अलग से बोली थी, हमारी अलग सभ्यता थी, हमारी पारंपरिक रीति रिवाज था। लेकिन कहीं न कहीं वो सब खत्म होता जा रहा है। तो धीरे धीरे अगर वो सब खत्म हो गया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी और जिस दिन हमारी पहचान खत्म हो गई उस दिन आदिवासी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारी पहचान, हमारी पारंपरिकता, हमारी भाषा, इस सब को जिंदा रखने की जरूरत है। साथियों, अगर कभी आज अगर ये पेंट शर्ट जैसे मैं पेंट रखा हूं, मुझे कोई बोल सकता है आदिवासी है? नहीं बोल सकता। तो मैं मतलब आदिवासी बाहर हो गया, समझ रहे हो बात? लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो आदिवासी की अपनी पहचान दिलाती है, अपनी खुद की अपनी भाषा होती है, हमारी सभ्यता होती है। अनुसूचित जनजाति शब्द भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने अगर संविधान में डाला था तो हमारी कई जातियां हैं, हम कबीले परिवार के लोग हैं, हमारा सबका अपना अपना कबीला होता है और उस कबीले का मुखिया होता है जिसको हम बोलते हैं पटेल, पुजारी, गाँव वार्ता, ये सब बोलते हैं हम। लेकिन उस परंपरा, जब ये देश आजाद हुआ उससे पहले से परंपरा थी। हम बार बार बोलते हैं कि आदिवासियों को कोई भी गुलाम नहीं बना पाया था, अंग्रेज भी नहीं बना पाए थे, उनके बाप कंपनी वाले आए थे वो भी नहीं बना पाए थे। तो अंग्रेज वो आदिवासियों को आज की वर्तमान सरकारें भी कभी गुलाम नहीं बना सकती है जब तक कि हम गुलाम बनने के तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये हमारे पास पैसा कानून जैसे बात बताई 5वीं 6वीं अनुसूची की, आप सबको पूछना चाहता हूँ 5वीं 6वीं अनुसूची कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊंचा करें पहले। सुनिए, 5वीं 6वीं अनुसूची कितने लोग जानते हैं क्या होती है ये? लेकिन नाचने कूदने पानी अगर लगा देंगे सब नाचने कूदने लग जाएंगे। क्या मस्त डांस है। पैसा कानून हमारी ग्राम सभा में एक थानेदार ने, हम बोलते हैं बड़वानी नारे लगाते हैं, हमरा दिसु हमरो राज, बड़वानी जिलो पुणे हमरू से हमरू से। क्या राजपुर रेले निकाले थे? किसका राजपुर है ये? अरे हमरा राजपुर बोलते हैं ना, रेली ने निकाले थे थानेदार ने, उसके बाप का राजपुर आएंगे। पैसा एक्ट के कानून के तहत हम खुद इनके पास जाते हैं। अगर हम इनके पास जाएंगे नहीं, जिस दिन पैसा एक्ट हमारी ग्राम सभा मजबूत हो गई, पारंपरिक ग्राम सभा मजबूत हो गई, तो अगर हमारे गांव में झगड़े होते हैं तो पहले थाने पे नहीं जाते, कहाँ पे जाते हम लोग? गांव में पंचायतें बिठाते हैं और बोलते हैं कि फलाना आदमी दारू पी के मेरे को गाली दे दी यार, उसने मेरे को थाला वाला मार दिया, बोलते हैं ना ये सब। तो उसके बाद अगर वहां गिराकर नहीं होता, जो ज्यादा पैसे वाला होता है, जो ज्यादा एडवांस कानून वो करता है, और ग्राम रूढ़ी पे परंपरा को नहीं मानने वाला लोग कहाँ जाता है? थाने पे जाता है। थाने पे जाता है तो टीआई बोलता है थानेदार
क्या ठीक है एफ लिख लेंगे, पेट छोड़ देंगे, 1000 रुपये दे जा, एफ दर्ज कर लेंगे। उससे 1000 रुपये मतलब लेता है वो। फिर बोले दूसरे वाले को बुलाते हैं, थानेदार बुलाता है कि नहीं, दोनों दूसरे को बुलाया, बोलेंगे यार तेरे खिलाफ एफ ऐसा तो करना पड़ेगा। बोले सर नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं बचना है, मेरे को तो फालतू जेल के वो डालता है। बोले तू भी 5,000 रख जा, उससे पैसे ले लेगा, उससे पैसे ले लेगा और दोनों को बुला कर झाड़ के लिए जाके समझौता कर लो। जब झाड़के के नीचे ही समझौता करना था तो तेरे को झक मारने के लिए यहाँ पे रखा हमने। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं जानबूझकर इनके पास जाते हैं। हमारी रूढ़िगत परंपरा को जिंदा करने की कोशिश हमें करना चाहिए साथियों। हमारे पास पैसा कानून है लेकिन हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम कहाँ मजबूर होते हैं, कहाँ डीजे बज रहा है, 2 किलोमीटर बज रहा होगा, धुन बज रही तो जब एक बार तो नाच के आते हैं। अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा होगा तो बोलेंगे अरे यार कहाँ फालतू बोर होंगे यार। जब तक आप बौद्धिक रूप से पढ़ाई लिखाई करके आप मजबूत नहीं होंगे, विरोधियों का कभी सामना नहीं कर सकते। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि आने वाली लड़ाई हथियारों से नहीं होने वाली है, दिमाग से होने वाली लड़ाई है। और इसके लिए पहले दिमाग तेज करना पड़ेगा। ये ढलता सा आदमी अच्छे खासे कपड़े पहन के अपने को बेवकूफ बना सकता है, जो हमारे बाहर से आया और यहाँ रहने लग गया, बनाता है कि नहीं बनाता। तो साथियों इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी हमारे युवा पीढ़ी पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछला मोबाइल से ज्यादा जो पार्टी से थे उनके खिलाफ उनको जिला बदल करने की कार्रवाई की गई। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? सामाजिक कार्यकर्ता, उसके बाद मेगा पाटकर दीदी जब वहां पे सेंचुरी मजदूर भाइयों के लिए बैठे थे तो उनको रातों रात उठा लिया। मालूम है कि नहीं ये बात आपको? बेरोजगार युवाओं ने, 15-20 युवाओं ने रोजगार की मांग करने के लिए ज्ञापन देने के लिए गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर कर ले हमारे खिलाफ। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहलवाता है, लेकिन मामा की उसको डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। मामा हमारा होता है ना, पैर धो के भांजों के पानी पीता है। ये जो फर्जी मामा है ना, वो भांजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, तो हम उसको मामा नहीं बोलते हैं। मामा तो हमारा एक ही है और एक ही था, कंठिया मामा, जिन्होंने इनके बाप दादाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। तो साथियों हमें इस बात को समझना पड़ेगा, चारों तरफ हमारे ऊपर हमला हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी बैठे हुए हैं। एक पॉइंट उनके ऊपर मैं डालना चाहता हूँ कि बाला भैया, एनएसओ की रिपोर्ट है, पूरे भारत में 1 घंटे में 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है। आपको नॉलेज में बात है कि नहीं है ये बात? मध्य प्रदेश में भी हर रोज बेरोजगार युवा मर रहे हैं। जब तक ये कार्यक्रम में हम 2 घंटे से बैठे हुए, इस 2 घंटे हम बैठे, तब तक हमारे 6 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर लिया होगा साथियों। बेरोजगार युवाओं, एक बेरोजगार को जब कोई सवाल पूछता है कि क्या करते हो बेटा, वो बोरिया किसी की डकैती नहीं डालता है, वो किसी झूठे वादे नहीं करता है, वो संसद नहीं चलाता है। लेकिन जब कोई पूछता है ना क्या करते हो बेटा, तो वो दिल यहाँ पे चुभता है, क्योंकि वो बेरोजगार है। और पूरा देश आज इस बेरोजगार की महामारी में मर रहा है। कोरोना में तो कम मर रहे हैं, उससे ज्यादा बेरोजगारी में मर रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार जो कोमा में आज किस दिन जाके बैठी हुई है, उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत है बाला भैया। कोमा से जाकर आप लोगों की लड़ाई, जो बेरोजगार युवा सड़क पे आकर लड़ रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। कांग्रेस को विपक्ष की बराबर भली भांति जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। ये कोमा में काम नहीं चलेगा।
क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों की मनोस्थिति भी भाजपा से मिलती जुलती है, लेकिन एक उम्मीद जगी थी कि 1.5 साल आपकी सरकार रही तो कम से कम बेरोजगार युवाओं को आप नौकरी तो दे ही देंगे, लेकिन हमें वहां से भी निराशा हाथ लगी। लेकिन आप लोग अब भले विपक्ष में सड़कों पर आइए, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ ले, किसानों की लड़ाई लड़ ले, एसी और बंगला छोड़ दीजिए। पूरा देश मर रहा है, युवा मर रहे हैं, किसान मर रहा है। तमाशा भी मत बनिए, तमाशा भी मत बनिए। आज जैसे जैसे हम लोग टारगेट पे हैं, हम जब घर से निकलते हैं, आज से 15 दिन हो गए हैं, मैंने देखा है फेसबुक सुनील सोलंकी जी, विजय गोरे जी डालते थे फेसबुक, पूरे गांव में प्रचार किया इन लोगों ने। एक टाइम 10-10, 11-11 बजे तक खाना खाया हम लोग टीम में, और पूरे गांव में घूमे सुखलाल गोरे जी, उनकी ये पूरी टीम। और 15 दिन से हम खुद सिंगल एक टाइम खाना खा रहे हैं कि हमारा समाज जागृत हो जाए, हमारा समाज एक हो जाए, एक मुट्ठी में बन जाए। अभी हमने देखा 4-5 युवा उधर पलटी कर रहे थे, उल्टी कर रहे थे दारू पी के। कितनी गलत गर्त में जा रहा है हमारा बेरोजगार युवा। तो साथियों, ये भाषण देना मेरा कोई वो नहीं है, मैं लाख गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी बात बोलने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ। साथियों, पिछली बार मैं राजपुर में आया था तो मैंने कहा था कि आज 50 लोग बैठे हैं, आने वाले समय में कम से कम 500 होना चाहिए, और आप लोगों ने सब 500 लोगों ने दिखा दिए ताकत। मेरी बात का मेरी बात का अगर कभी 25 युवाओं पर भी अगर फर्क पड़ गया तो भले मैं 10 साल का 20 दिन भी भूखा रह लूंगा, कम से कम मेरी बात का प्रतिफल तो मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे यहाँ बात रखने का सिर्फ मकसद इतना होता है, कोई भाषण देना, कोई हीरो बनना, ये हमारा मकसद नहीं होता। ये संघर्ष करा है आपके लिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमको चलाना पड़ेगा। कि हमारे बड़े बुजुर्ग आज उनको हम सुनेंगे नहीं तो हम क्या सीखेंगे, और आप नहीं सुनेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। तो इस आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को इस बात को हमको ले जाना पड़ेगा। साथियों, बातें तो बहुत सारी है, हमारे पास अच्छे वक्ता आए हुए हैं, उनको भी सुनना है। और फिर मैं बोल रहा हूँ साथियों, नाचना कूदना थोड़ा कम करके हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा। और एक चीज और यहाँ से बता रहा हूँ, आप सबसे उम्मीद कर रहा हूँ, 18 तारीख को शिवराज सिंह चौहान के घर जा रहे हैं भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा, तो आप सब भी आइए। और 18 तारीख को शिवराज सिंह मामा के घर जाके दहाड़ेंगे कि रोजगार दे दो वरना कुर्सी छोड़ दो। तो यहाँ से सभी को 18 तारीख को भोपाल चलना है, सीएम आवास का घेराव करना है, पूरे भोपाल में छाना है। कम से कम 1 लाख बेरोजगार युवा भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं, 1 लाख युवाओं का टारगेट है, इससे भी अधिक बेरोजगार युवा भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सब साथियों को चलना है और शिवराज सिंह मामा के हलक में हाथ डालकर नौकरियां निकालना है। 15 साल से दबा के बैठे हैं तो वो नौकरियां निकालना है, वरना अभी कुर्सी छोड़ दो, तो ये बात कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और कुछ अगर मेरे मन से कुछ बात अगर गलत निकल गई हो तो छोटा भाई समझकर माफ कर दिए, लेकिन इन सरकारों को कभी माफ नहीं करेंगे, हम रोजगार लेकर रहेंगे। 18 तारीख को एक भाई को चलना है, मैं अभी बता देता हूँ। धन्यवाद साथियों, जोहार। लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद सुमेर सिंह भाई और सब साथियों को जिंदाबाद।